बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। और आई होप कि आपका इंग्लिश एग्जाम आज बहुत ही बेहतरीन गया होगा। और अब अगला एग्जाम है 25 को, जो कि है आपका साइंस। तो फटाफट से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं और फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। आ गया भाई आपका चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। प्यारे बच्चों देखो, केमिकल इक्वेशन होता क्या है? जब कोई भी दो चीज आपस में रिएक्ट कर रही है, कुछ पुराने बॉन्ड टूट रहे हो, कुछ नए बॉन्ड बने, ठीक है, और वही हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। पास में कोई भी दो चीज आपस में रिएक्ट कर रही है, कुछ तीसरा अगर बना रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे सपोज करें हम ये बोले कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। हम ये बोले कि हाइड्रोजन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स वाटर, ये भी क्या है? आपकी केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब इसी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, है ना। तो केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन मैंने यहां पे लिख दिया है, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। और यहां पे एड ऑन में और मेंशन कर सकते हो कि सम ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड। नए बॉन्ड बनते हैं पुराने बॉन्ड टूटने के बाद, ठीक है। सो रिएक्शन में दो चीजें मेन है, एक रिएक्टेंट और अपना एक प्रोडक्ट। जो रिएक्ट करता है वो रिएक्टेंट है, और जो बन जाता है नया सब्सटेंस, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या बना? रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। जैसे अब सिंबल के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, है ना। Mg प्लस O2 गिव्स MgO हो गया। तो यहां पर क्या है? ये इक्वेशन है। अच्छा, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होती है तो एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देता है, ये बात सबको पता होना चाहिए, है ना। मैग्नीशियम रिबन्स बर्न्स विद अ डेजलिंग लाइट। ये जो वर्ड डेजलिंग, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है। और कि फिर कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास क्या पैरामीटर्स है बेटा? या तो वहां पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ हो, है ना, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो, चेंज इन कलर आ जाए, या चेंज इन टेम्परेचर हो जाए, या चेंज इन स्टेट आ जाए। अगर कुछ भी ऐसा वहां पे दिखता है तो हम ये बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। बात समझ में नहीं आ रहा है? अगर सपोज करो आपने मेटल में कोई एसिड डाला, तो क्या होता है? वहां पे एक सॉल्ट बनेगा और एक गैस इवॉल्व होती है। गैस कौन सी होती है? जनरली होती है हाइड्रोजन, है ना। तो आप इवोल्यूशन ऑफ गैस है, आप कभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करोगे तो वहां पे क्या मिलेगा? आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई। चेंज इन कलर है, आप एसिड बेस की रिएक्शन करा लो, कलर चेंज हो जाता है। पास में चेंज इन टेम्परेचर, भाई रिएक्शन या तो हीट एब्जॉर्ब करेगी या हीट इवॉल्व करेगी। अगर हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर रिएक्शन से हीट इवॉल्व हो रही है बाहर तो उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट गेन करे रिएक्शन या हीट एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। भाई अगर रेस्पिरेशन है तो एक्सोथर्मिक, क्यों? क्योंकि वहां पे हीट रिलीज होती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। तो रेस्पिरेशन कैसा है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। जैसे सपोज करो एक और एक्सोथर्मिक एग्जांपल लेते हैं। कभी आपने चूना सुना होगा, चूना जिससे बहुत पहले व्हाइट वॉशिंग होती थी, है ना, क्विक लाइम CaO। अब अगर CaO में वाटर डालोगे तो क्या होगा? CaO में अगर आप वाटर डाल दोगे तो क्या होगा? आपको मिलेगा सिलेक्ट लाइम, आपको मिलेगा सिलेक्ट लाइम, और प्लस में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट। अगर आपने बड़े से ड्रम में उसमें CaO वाटर के साथ मिला दिया ना, तो उसमें अगर आप अपना हाथ डालोगे तो बेटा अपने हाथ से हाथ धो बैठोगे। बात समझ में आ रहा है? आपका हाथ ही जल जाएगा बुरी तरह से। तो कहने मतलब क्या, ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। फिर चेंज इन स्टेट, तो चेंज इन स्टेट हो तो भी वहां पे पॉसिबिलिटी है कि केमिकल रिएक्शन हुआ हो। अब आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे बड़ी बात है हमें जो चैप्टर में सीखना है वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो भाई, केमिकल रिएक्शन बैलेंस हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपल सी बात है, जितने एटम्स रिएक्टेंट में होंगे एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के, उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो बैलेंसिंग बहुत ही सिंपल है, और इसमें हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड से मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत ही प्यार से हो जाएगा। अच्छा, इनिशियली जब आप करते हो, अगर मान लो आप बिगिनर हो, या हो सकता है पूरे साल अभी बहुत अच्छे से तैयारी ना किया हो, तो आप इसको टेबल बना के भी कर सकते हो। अदरवाइज
आप यहाँ पे वर्बली भी कर लेंगे। तो थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, उसके बाद आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखो भाई, जैसे N2 है, H2 और यहाँ पर NH3 है, तो यहाँ पे अगर टेबल बनाए तो यहाँ पे देखो R रिएक्टेंट है, P प्रोडक्ट है, ये हमने अपने एलिमेंट्स लिख लिए, जो जो एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं। तो N यहाँ पर कितना है बेटा 2, 2 बार, और यहाँ पर N कितनी बार, 1। तो इस एक को अगर 2 बनाना तो क्या करेंगे, 1 into 2, यानी कि इस रिएक्शन को यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ट्वाइस NH3 हो गया। अब जैसे ट्वाइस NH3 हुआ, H यहाँ पर कितना है 2, और यहाँ पे 2 3 है 6 है, H यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, और ये रिएक्शन क्या हो गई, ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बैलेंस। तो बहुत ही सिंपल है। चलो कुछ और भी रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास है KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, तो इस ये क्या देता है, हीट करने पर KCl प्लस O2 दे रहा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास K है, हमारे पास तो इसमें हम क्या करेंगे, टेबल बना लो, एक R एक P, यहाँ पे K क्या है भाई, अपने पास K है, Cl है, और अपने पास क्या है O। तो यहाँ पर K एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, Cl एक बार है, Cl एक बार है। अब अगर हम O की बात करें तो O यहाँ पे 3 है, 3 टाइम्स है, ठीक है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे O 3 बार है, और ये O यहाँ पर क्या है 2 टाइम्स है। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इस O को 3 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे उस O को 3, तो कैन वी मल्टीप्लाई दिस O बाई 3/2, ऐसा कर सकते नहीं कर सकते। अगर मैं 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 से 2 कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, यानी कि इस O को 3 बनाने के लिए मैं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अब होता क्या है, अकॉर्डिंग टू द रूल, कि हम किसी भी रिएक्शन को हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते बेटा, किसी भी रिएक्शन को हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरी रिएक्शन को, चूंकि ये रिएक्शन अब बैलेंस्ड है, तो जब किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम कोई छेड़छाड़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरी रिएक्शन के साथ वो परफॉर्म करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस 2 को हटाना है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस फ्रैक्शन को हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ट्वाइस KClO3 है ना, क्या हो जाएगा, ट्वाइस क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस KClO3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्वाइस KCl, और प्लस ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3O2, एंड नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो NaCl प्लस F2 गिव्स NaF प्लस Cl2। तो देखो इसमें क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे एक Na है, यहाँ पे एक Na, ठीक है, एक Cl, यहाँ पे 2 Cl है। तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हुआ, एक मिनट है ना, एक मिनट, इसको अलग कलर के पेन से करते ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन स्टार्टिंग में था क्या। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ पे एक Na था, यहाँ पे 1 Na है, F यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे एक है, कोई बात नहीं है, और यहाँ पे Cl2 है, और यहाँ पर एक Cl है। तो पहले Cl बैलेंस करता हूँ, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ 2, तो ट्वाइस NaCl कर लिया, तो यहाँ पे Cl बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे ट्वाइस Na है, तो यहाँ पे भी Na2 कर देता हूँ, ट्वाइस Na हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 Na हो गया, 2 Na हो गया, 2 Cl हो गया, यहाँ पर भी 2 Cl हो गया, F2 है, यहाँ पर भी 2F है, और ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, ये रिएक्शन क्या हो गया बेटा, आपका बैलेंस हो गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, बहुत 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 सिंपल, एक बार पढ़ लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। H प्लस O2 गिव्स H2O, है ना। अब यहाँ देखो एक H है, यहाँ पर 2 H है, यहाँ पर एक O, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर 2 O है। तो एक काम करते हैं, इस 2 को 1 बनाते हैं, इस 2 को 1 बना लेते हैं। कैसे, बाई मल्टीप्लाइंग इट बाई हाफ, है ना भाई। देखो अब एक H हो गया, है ना, एक H हो गया, ये सॉरी यहाँ पे तो 2 H है भाई, 2 H है, तो एक काम करते हैं, है ना, इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं 2, ये लो भाई, बैलेंस हो गया। तो ट्वाइस H और हाफ O2, है ना, हाफ O2 का मतलब O हो गया, तो यहाँ पर भी H2O है, यहाँ पर भी H है। देखो यहाँ पर भी 2 H है, यहाँ पर भी 2 H है, ये भी हाफ इंटू 2 क्या हो गया, 1 O, और ये भी क्या हो गया 1 O। तो रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। आगे चलते हैं। अब देखो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि कई आपको वहां जनरली थोड़ा सा एक अच्छा सा रिएक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं बहुत हलवा क्वेश्चन नहीं देने वाला सीबीएसई। जैसे जैसे ट्रेंड्स बढ़ता जा रहा है, जैसे धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रही है सीबीएसई, तो हमें थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन के साथ प्रिपेयर होना चाहिए। तो PbOH का होल ट्वाइस है, और यहाँ पर है PbCl2। देखो सबसे पहले जब कभी कॉम्प्लेक्स हो ना, तो हमें पहले कॉम्प्लेक्स को ही बैलेंस करना चाहिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स अगर है उसको पहले बैलेंस करना है, तो उसका वहां पे क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स जो है बेटा आपका दोनों साइड हो, है ना, दोनों साइड। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या है, OH कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, OH यहाँ पे लिख लो। फिर आप बैलेंस करो मेटल को, है ना, फिर आप बैलेंस कर लो नॉन मेटल को, फिर लास्ट में O और H बैलेंस करना चाहिए। तो तरीका तो यही है, बट हाँ O हमारा यहाँ पर OH के फॉर्म में है यहाँ पर। अच्छा, ये जो H2O है ना बेटा, आपको H2O दिख रहा है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो OH है नहीं, लेकिन कैन आई राइट दिस H2O एज HOH,
लिख सकता हूं बेटा, लिख सकते हैं ना भाई। इस H2O को मैं HOH के फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, चलो इसको लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे H2O में यहाँ पे OH कितना है, 2 है, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा देंगे बेटा, यहाँ पे लगा दो 2। अब देखो यहाँ भी 2 OH है, यहाँ भी 2 OH हो गए, ये भी एक है, यहाँ पर भी एक ही है, यहाँ पर Cl एक है, यहाँ पर Cl 2 बार है, तो यहाँ पर Cl ट्वाइस कर दो, ठीक है। Cl क्या कर दिया आपने, ट्वाइस कर दिया। अब अगेन गिन लो एक बार उसको। अब देखो क्या इसको स्टेबल के फॉर्म में भी कर सकते हो, यहाँ पे 2 OH है, यहाँ पर भी 2 OH है, तो यहाँ से 2 हो गया, Pb 1 पे 1 हो गया, Cl 2 है यहाँ पर बेटा, और यहाँ पर भी Cl 2 है, यानी कि 2Cl हो गए। अब H देखो, यहाँ पे 2H है, यहाँ पर भी 2H है, क्या, यानी कि रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो जाए, इसका मतलब आपकी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, ठीक है, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड है, AlBr3 K2SO4 गिव्स KBr प्लस Al2SO4 का होल थ्राइड, यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट मिल गया। अब बेटा देखो यहां पे ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहां पे कॉम्प्लेक्स कितनी बार है, 3 बार है, यहां पर SO4 क्या है, 1 बार है, तो अगर मैं इसको 3 टाइम्स कर दूं तो दोनों तरफ SO4 बराबर हो गए, ठीक है, SO4 बराबर कर लिया, ठीक है, SO4 बराबर हो गए। यहां पर Br3 है, यहां पर एक ही बार Br है, इसको हम 3Br कर लेते हैं, ठीक है, तो 3Br हो गया। अब देखो 3 टाइम्स Br कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, दो हमारे क्या हुआ, Br यहाँ पे बैलेंस हो गया है, ठीक है, Br अपना बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे जो K है बेटा, जो K है वो 6 टाइम्स है, तो K अगर 6 टाइम्स है फिर हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। K अगर 6 टाइम्स है तो देखो कोई भी ऐसी रिएक्शन, सारी रिएक्शन एक बार में नहीं होती, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे कई बार ऐसा होगा, कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जहाँ पे आपको 2 से 3 बार कोफिशिएंट चेंज करने पड़ सकते हैं। तो ये अगर K2SO4 यानी K2 6 है तो इसको 6 कर लेते हैं, K को तो बैलेंस करना ही करना, ठीक है। अब यहाँ पे 6 Br हो गए, तो यहाँ पर चूंकि Br3 है इसको ट्वाइस कर देते हैं, ठीक है, तो ट्वाइस Al हो गए और 6 टाइम्स Br हो गए। अब देखो अब लगभग लगभग हमारी रिएक्शन थोड़ी थोड़ी बैलेंस होने की तरफ जा रही है। देखो कैसे, हमारे पास SO4 है, ठीक है, और हमारे पास है एल्यूमिनियम, हमारे पास है Br, ठीक है, एल्यूमिनियम है, Br है हमारे पास, और हमारे पास क्या है, हमारे पास है हमारे पास क्या है, Br भी है, हमारे पास पोटेशियम भी। तो देखो SO4 यहाँ पर कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी ये हमारा 3 हो गया। Al यहाँ पे 2 टाइम्स है, उधर भी 2 टाइम्स है, Br यहाँ पर 6 टाइम्स है, उधर भी 6 टाइम्स है बेटा, ठीक है, और ठीक है Br यहाँ पे 6 टाइम्स है, उधर भी 6 हो गया। K यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी क्या है, 6। आई होप कि ये रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो चुकी है ना, एंड यू हैव गॉट योर। अच्छा एक बात लगे हाथ तो मैं आपको और बता दूं, देखो बेटा ये ज्यादातर बच्चों का गलत होता है एग्जाम में। कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे AlBr3 है, अब ये AlBr3 हमने लिखा, हम इसे AlBr2 क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये सब जो फॉर्मूले बनते हैं ये बनते हैं वैलेंसी से, ठीक है, तो वैलेंसी पता होना चाहिए, ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है, तो वहां से थोड़ा सा उसको रिकॉल करना, अगर आपका ये बेस नहीं मजबूत है तो। जैसे एग्जांपल क्या है भाई, जैसे Al क्या होता है ना, लगा तो इसलिए करो मुझे लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि कई बार बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करते हैं। देखो तो बेटा मान लो Al की वैलेंसी लगभग +3 है ना, लगभग क्या है ही +3, और Br का होता है -1 है ना, तो फॉर्मूला कैसे बना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं Al Br3। तो ये सब पता होना चाहिए कि भाई फॉर्मूला बन कैसे रहा है, फॉर्मूला मेकिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं आता थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस कर लेना। जैसे मान लो ये Al2SO4 का होल था, क्यों बना, है ना, क्यों बना भाई, और कोई फॉर्मूला क्यों, Al और SO4 में Al2SO4 का होल था क्यों है, AlSO4 क्यों नहीं है, ये बात पता होना चाहिए। तो Al और यहाँ पर SO4 क्या है, डाई नेगेटिव सॉल्ट है, मतलब सॉरी आयन है, ये अपना +3 है, तो SO4 इधर हो जाएगा और Al इधर हो जाएगा ना, Al2SO4 का होल। तो ये जो फॉर्मूला मेकिंग है ये बेटा आपको थोड़ा आना चाहिए, नहीं आएगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा पंगे नहीं करने, आपको मतलब मेजर पता होना चाहिए कि -1 वैलेंसी किसकी है, -2 वैलेंसी किसकी है ना, सल्फेट आयन पता होना चाहिए, हाइड्रोक्साइड आयन पता होना चाहिए, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबका क्या पता होना चाहिए,
इन सबके वैलेंसी पता होंगे तो ऑटोमेटिकली बल्क ऑफ द थिंग्स हो जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, सपोज करो आपके पास है ये, है ना, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हाइड्रोजन है ना, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, ठीक है, फ्रांसियम है। इन सबकी वैलेंसी क्या है? +1 है ना। बचपन में आपने पढ़ा होगा हलीना के रब से फरियाद, है ना, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, इन सबका क्या है? +1 हो गया बेटा, है ना। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बापूजी राजी, है ना, बाप राजी बोल देते थे हम लोग। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बापूजी राजी, ना बाप राजी हो गए। तो अब बेचारे पिताजी से क्या करें, राजी ही होना पड़ता है, बच्चे जिद करते हैं। तो ये +2 हो गया बेटा। तो ये क्या हो गया आपका? +2 हो गया। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो इन सबका +1 है, वैसे इन सबका क्या है? +2 वैलेंसी है। जैसे अगर आप हेलोजन लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, एस्टाटीन, तो इन सबका क्या होता है? -1 है। तो ये सब कुछ कुछ बातें आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा ना, तो आप मेजर फॉर्मूले बना लोगे भाई, है ना। फिर जैसे मान लो OH नेगेटिव आयन होता है, या सल्फेट है तो क्या बोलते हैं, एक मिनट मैं सब सारी काम की बातें यहाँ पे मेंशन करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। OH है तो माइनस होता है, मान लो सल्फेट आयन है तो डाई नेगेटिव है, फॉस्फेट है तो PO4 साइड नेगेटिव है ना, 3 नेगेटिव चार्ज वहां पे। तो ये सब जो मैं बता रहा हूं, नो डाउट ये सब शायद 10th में नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। देखो केवल वो आपको रिएक्शन बैलेंस करने वो नहीं देंगे, वो हो सकता है वर्ड इक्वेशन दे और उससे आपको इक्वेशन बनाना हो। जब आपको वर्ड इक्वेशन से ऐसी इक्वेशन लिखना होगा ना, तो फिर आपको फॉर्मुला मेकिंग आना चाहिए। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लेना, नहीं करोगे थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। आई होप ये नॉलेज अगर आपको है ना, तो बड़े आराम से आपके सारे फॉर्मुले बन जाएंगे। और बच्चे पता कैसे गलती करते हैं कई बार ना, जैसे मान लो NaOH होता है भाई, NaOH, ये मैं बता रहा हूँ बोर्ड की कॉपी जो मैंने देखी है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब इसी की जगह जब बच्चों को लिखना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, CaOH लिख के चले आते हैं और उनको मिलता है फिर ऐसे, उनके आंसर में लगता है इतना बड़ा कट और मिलते हैं वहां डबल अंडा। तो बेटा अब ये CaOH नहीं हो सकता ना, CaOH का होल ट्वाइस था। तो ये जो होल ट्वाइस, ये कैसे पता लगा? ये जो होल ट्वाइस है कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा जब आपको बैलेंस पता होगा, इसका -1 होता है, इसका +2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस। तो इसलिए ये सारा ज्ञान देना जरूरी होता है, तो इसलिए मैंने बताया। चलो अब आगे, अब जो है इसको यहां से उड़ा देते हैं और अब अपना बैलेंसिंग की तरफ आगे, ठीक है। तो पहले इतनी सारी बैलेंस मैंने खुद से कराया, तो अब आप खुद से भी कर सकते हैं, चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको खुद से कर लो, ठीक है। तो एक C है यहाँ पर, एक C यहाँ पर भी, H4 है, यहाँ पे 2 था, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं ना भाई, यहाँ पे अपन लोग लिख लेते हैं ट्वाइस H2, है ना, ट्वाइस H2 लिख सकते हैं, लिख लेते हैं ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस H2 लिख लिया। तो यहाँ पे H4 हो गया, यहाँ पर भी H4 हो गया, ठीक है। अब O कितने हैं यहाँ पर? C एक है, कोई बात नहीं, O कितने हैं? तो 2 बार यहाँ पर O है, 1 बार यहाँ पर O, 3 O उधर है और इधर 2 है। तो देखो भाई हमने पहले भी 2 को 3 बनाया है ना, हमने पहले भी 2 को 3 बनाया है, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था तो इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, 3/2 कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये O भी क्या हो गया, तो अगेन फ्रैक्शन में आ गया, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है और हमें आंसर मिला है फ्रैक्शन में। तो हम क्या करते हैं, जब फ्रैक्शन में रिएक्शन आ जाए, बैलेंस हो चुकी हो, तो फिर हम जो भी ऑपरेशन करेंगे आगे वो पूरी रिएक्शन के साथ हम करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरी रिएक्शन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, तो फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्वाइस CH4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या हुआ, 3O2, yes, ट्वाइस CO2 प्लस 2 2 जा 4, है ना। तो आप एक बार चेक करेंगे, आपको बिल्कुल आंसर क्या मिलेगा, सही मिलेगा, ठीक है। ये आपका रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो। अरे बच्चों बने रहो, साथ में पढ़ते रहो, खुश रहो, मजे करो, लेकिन बस पेपर की अच्छी तैयारी करो, क्योंकि जितनी अच्छी तैयारी करोगे उतनी ही अच्छे मार्क्स आएंगे, और जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतनी अच्छी तुम्हें खुशियां मिलेंगी आगे, ठीक है। और ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतनी घर में तारीफें होंगी, उतने अच्छे अच्छे गिफ्ट मिल सकते हैं, ठीक है। तो पूरी पूरी जान डाल दो बेटा, ये नंबर जिंदगी भर रहेंगे साथ में आपके। तो एक और क्वेश्चन है, C3H8 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे 3 C यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमें 1 दिख रहा है, ठीक है, एक ही दिख रहा है तो कुछ कर लेते हैं उसका। यहाँ पे हम CO2 लिख सकते हैं, ठीक है। H8 है बेटा, तो क्यों ना हम यहाँ पे 4H2O कर देते हैं, H भी अपना 8 हो गया, है ना। अब बचे कौन, बचा कौन, O बचा, O को बैलेंस कर लो,
यहाँ पे 3 2 जा 6O है ना, और यहाँ पे 4O, यहाँ पे 4O है, तो 6O + 4O इक्वल टू कितने O हो गए या 10O। ठीक है, अब 10 टाइम्स O है यहाँ पर क्या है 2 टाइम्स O है, तो एक काम करते हैं, ठीक है, 3 2 जा 6 और 4 10, तो यहाँ पे हम कर देते हैं, ये रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस, रिएक्शन क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया। आई होप ये बिल्कुल ठीक है, कहीं गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से आ गया C8H18 + O2 गिव CO2 + H2O। इसको बेटा प्लीज एक बार अपने आप ट्राई करो, है ना, ताकि ये देखो कि तुम्हें में चीजें समझ में आई है या नहीं आई है, फिर आगे बढ़ो। तो देखो यहाँ पे C8 है, यहाँ पर क्या है सिंगल C, ठीक है, H18 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर है 2, तो हम इसको कर देते हैं 9 से मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। C8 है तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो H भी बैलेंस हो गया और अपना C भी बैलेंस हो गया। अब बचा क्या O, है ना, O के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 8 × 2 16O यहाँ पर है प्लस 9O यहाँ पर है, 9 और 6 कितने हो गए 25O, O हो गया बेटा 25 टाइम्स O हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब ये O2 है तो हम कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई 25/2 से, 25/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाए भाई, ठीक है भाई 25/2 × 2 क्या हो गया 25 हो गया ना, तो हमने क्या किया 20 इसको 2 को 25 बना लिया, ठीक है। नाउ दिस रिएक्शन बैलेंस, अगेन वही बात कि अगर फ्रैक्शन में आ गया तो फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें हमारा डिजायर्ड आंसर मिल जाएगा बेटा। तो ये हो गया आपका C8H18, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे 25/2 से 2 कट जाएगा 25O2, which will give you 8 2 जा 16O CO2 और प्लस 9 2 जा 18। बड़े बड़े नंबर आ गए भाई, है ना, बड़े बड़े नंबर आ गए। क्लास 10th में बड़े बड़े नंबर देख के थोड़ा सा डर लगता है, डरने की जरूरत नहीं भाई, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। हैव नो फियर व्हेन HKP इज हियर, है ना। चलो खैर, तो मजाक की बात है भाई, ऐसे मत सोचना। आगे बढ़ते हैं, FeCl3 + NaOH gives FeOH का होल थ्राइस प्लस NaCl। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे है एक बार OH और यहाँ पर है 3 टाइम्स, तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, Cl यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3Na है, यहाँ पर भी 3Na है, यहाँ पे Cl3 है, यहाँ पर 3 × 1 3Cl हो गया, Fe एक बार है, Fe एक बार, रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई है। तो 10 के 10 रिएक्शन मैंने करा दिया है, कुछ जो किताबों में आपको गिवन हो वो आप करके प्रैक्टिस करिए। आई होप कि आराम से, बड़े आराम से बैलेंसिंग अब आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो कहीं ना कहीं कवर किया है मैंने अभी। अब आगे देखो क्या आ रहा है, आगे मैंने ना कुछ 4 रिएक्शन मैंने कोट की हुई है बेटा, इसको अभी के अभी लिख के प्रैक्टिस करो, इन चारों रिएक्शंस को अभी के अभी लिख के प्रैक्टिस करो। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कुछ ऐसी रिएक्शन जो कई बार बच्चे गलत भी करते हैं एग्जाम में, दूसरा कई बार वो डायरेक्टली पूछता है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन में, ठीक है, कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए। तो सबसे पहला, अच्छा कई बार बोर्ड की कॉपी चेक करते हुए मैंने ये देखा कि कई बार बच्चे ना फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिख रहे हैं, जो कि वेरी बेसिक इक्वेशन है भाई, हमारे जीवन का सबसे अच्छा या सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई केमिकल रिएक्शन अगर हम कहें तो फोटोसिंथेसिस है। यहीं से हमें सब कुछ ऑक्सीजन वगैरह मिल रहा है ना, यहीं से हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है भाई, ऑक्सीजन मिल रहा है, फूड मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन कई बार पूछा गया बोर्ड में, ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट मैंने यहां इसलिए कोट किया ताकि आप इसको याद कर सके। तो PbNO3 का होल ट्वाइस क्या होता है 2PbO + 4Na2 + O2। देखो बैलेंसिंग तो आप कर लोगे, बैलेंसिंग तो आप वहां पे कर लोगे, लेकिन एटलीस्ट ये तो याद रखो कि PbNO3 का होल ट्वाइस जब हीट करने पे ब्रेक होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन जब इसका होता है, तो PbO + NO2 + O2 मिलता है ना, PbO + NO2 + O2, है ना, NO2 O2 करके याद करो, राइम कर लो, कुछ कर लो, बट इसको याद कर लो भाई, ये NO2 नहीं है, NO2 है भाई, पर ठीक है मजाक मजाक में उसको NO2 भी कह सकते हैं। तो PbO + NO2 + O2, ठीक है, PbO + NO2 + O2 भाई, इसको प्लीज याद कर लो क्योंकि रिएक्शन बहुत काम की है। फिर FeSO4 जब डिकम्पोजिशन होता है ना, FeSO4 का जब थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड, SO2 और SO3, ये काफी पंजेंट स्मेल होती है। अच्छा Fe3 क्या है, यहाँ पे देखो फेरिक लिखा हुआ है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है फेरस, तो क्या अंतर होता है बेटा फेरस और फेरिक में,
ठीक है। तो फेरिक होता है जहां पर Fe3+3 चार्ज में हो, जब Fe के ऊपर +3 का चार्ज होता है तो वो फेरिक होता है, और जब Fe पे +2 का चार्ज हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो हम उसे बोलते हैं फेरस। ये छोटी छोटी सी बातें मैं बताते हुए चल रहा हूं आपको। फिर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, CaO क्विकलाइम मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कभी ना वहां पे मार्बल का फॉर्मूला लिखने को आ जाए, चौक का फॉर्मूला लिखने को आ जाए, चौक कह लो, मार्बल कह लो, ठीक है भाई, तो उसका फॉर्मूला यही है, ठीक है, CaCO3, यही चौक है, यही मार्बल है, ठीक है। उससे क्या मिल रहा है आपको, क्विकलाइम जिसे हम चूना कहते हैं, यही व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो ये कुछ बेसिक रिएक्शन है जो मुझे लगा कि यार बच्चों को याद होना चाहिए ना, वो मैंने अलग से निकाल लिया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। अब देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमें चैप्टर में पढ़नी, देखो बेसिक जो आपने पढ़ी इस चैप्टर में, आपको जो मेजर मेजर पढ़नी है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, जिसमें कोई भी दो सब्सटेंस एक बन जाता है। डीकंपोजिशन, जिसमें कोई एक सिंगल सब्सटेंस टूट के 2 से 3 में कन्वर्ट हो जाए, जैसे अभी लेड नाइट्रेट हमने ब्रेक किया, PbO प्लस NO2 प्लस O2, या हमने भी कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा, है ना, पिछली वाली स्लाइड में तोड़ रहे हैं ना, देखो 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 यहाँ पे स्लाइड में क्या हो रहा था, CaCO3 डिकम्पोज हुआ, किसमें बना, CaO प्लस CO2। तो ये सब क्या हो रहा है, ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं थे। हाँ, डिकम्पोजिशन फर्दर डिवाइड होगी, अभी अभी आगे पढ़ेंगे कि वो थर्मल भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक भी हो सकती है, फोटोलाइटिक भी हो सकती है, समझ में आ रहा है। और फिर डिस्प्लेसमेंट है, जहां पे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव वाले को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो सॉल्ट आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर डॉक्स रिएक्शन, जहां पे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक आपको पता है, जहां पे हीट इवॉल्व होती है। एंडोथर्मिक, जहां पे हीट इन्वॉल्व होती है, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाती है। और फिर हम प्रेसिपिटेशन पढ़ते हैं। जब प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट लगभग लगभग एक ही जैसी रिएक्शन है, तो क्योंकि 99% जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, वो प्रेसिपिटेट, उसमें प्रेसिपिटेट बनता ही बनता है भाई, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो बेटा प्यारे बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो C प्लस O2 गिव्स CO2, ठीक है। H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2O, एंड CaO प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम क्या बोलते हैं, स्लेट लाइम बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, स्लेट लाइम। और केमिकली क्या क्या नाम है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, केमिकली इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन है, रिएक्शन को बार बार प्रैक्टिस करते चलो, धीरे धीरे करके आपका हाथ सेट हो जाएगा बेटा। ये जो आपको S दिख रहा है, G दिख रहा है, G दिख रहा है, ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि जो रिएक्शन की जो स्टेट्स होती है तो सॉलिड होगी, है ना, या तो सॉलिड होता है, या फिर बेटा लिक्विड होता है, या फिर बेटा गैस होता है, या फिर एक और होता है एक्वस, है ना। ये सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, या फिर एक्वस होगा। ये सब 4 स्टेट आप यहाँ डबल ब्रैकेट में आप अपना या पैरेंथेसिस में मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता है बेटा अपना प्यारी सी रिएक्शन, डीकंपोजिशन, है ना। डीकंपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें 3 नंबर का कई बार क्वेश्चन आता है। इसमें पूछता है कि राइट टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन गिविंग वन एग्जांपल ईच। तो बेटा थर्मल है, फोटोलिटिक है और इलेक्ट्रोलिटिक है। थर्मल यानी कि बाय हीट, हीट से देखो दो मोटे मोटे एग्जांपल हमें मिल गए। लेड नाइट्रेट ब्रेक हो रहा है 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2 में, और FeSO4 बदल रहा है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। AgCl जो है, अगर इसको सनलाइट में डाल, सनलाइट अगर इसे मिल गया, इसे छुपा के रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं AgCl को, है ना। ये फोटोग्राफिक वाले केसेस में भी यूज होता है। कभी फोटोग्राफी वाला क्वेश्चन है तो समझ लेना AgBr या AgCl वाली कहानी आएगी, ठीक है। तो ये सनलाइट दे दोगे तो ट्वाइस Ag और Cl2 मिल जाएगा। असर मेरा नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक हो, यहाँ पे डीकंपोजिशन इलेक्ट्रिसिटी से किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, जैसे अगर पानी में थोड़ा सा आयन डाल के, कोई सॉल्ट डाल के इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे तो ट्वाइस H2 प्लस O2 मिल जाता है, ठीक है। तो डीकंपोजिशन बेसिकली क्या है, कंपाउंड या रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड डिकम्पोजेस, ब्रेक्स इनटू या स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। तो बेटा एक बार इसको अच्छे से देख लो, क्योंकि यहां से कई बार 3 मार्कर क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, या राइट टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड मेंशनिंग वन एग्जांपल ईच। बात समझ में आ रहा है, इसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव दी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जहां पे एक हाईली रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव वाले को उसके सॉल्ट से क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है। बात समझ में आ रहा है, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट उसके लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से उसको घर से बाहर निकाल। और कई बार दुनिया जिंदगी में भी होता है, देखो अभी समझाते हैं। कई बार ऐसा होता है, मान लो भाई AB जो है बहुत अच्छे दोस्त हैं,
ए और बी की बहुत अच्छी दोस्ती बहुत समय से चल रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई सी जो है उसका प्रेजेंस आ जाए, तो सी क्या करता है, सी कई बार क्या करता है, बी से दोस्ती कर लेगा और ए का फिर तुम्हें पता है फिर ए का हाल क्या होगा, बी सी प्लस ए हो जाएगा, है ना, तो ए को बाहर निकाल दिया यहाँ से। तो ठीक है, इन सब चक्करों में पढ़ना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जैसे वहां पे देखो मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट क्या है, मैग्नीशियम और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पे चेक करो, मैग्नीशियम यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पे, यानी कि मैग्नीशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जब भाई छोटे थे तो उसको कुछ ऐसे याद करते थे, कैटरीना ने कार मंगाया ऑल्टो जेन फरारी, अब आगे ठीक है अपने आप बना लो। तो ये मतलब निमोनिक्स याद हो तो ठीक है, नहीं भी याद हो तो 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो भैया अपने आप आपको याद हो जाएगा, पास में आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार हल्का सा प्रैक्टिस कर लोगे, 1 से 2 बार प्रैक्टिस लिख के प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, और फिर ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, जहां पर एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव वाले को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, इतनी सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जहां पे दो सॉल्ट होते हैं, दोनों ही सॉल्ट अपने वो आयंस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे Cl2 है तो ये -1 × 2 है, Pa पे क्या है +2 का चार्ज हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे ये -2 का चार्ज है, यहाँ पे +1 × 2 +1 × 2 यानी कि प्लस चार्ज वाले, ये माइनस प्लस वाले ना अपने आपस में एक्सचेंज आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे बेटा। तो जब ये अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे तो अलग अलग, तो अगेन अलग अलग सॉल्ट बना लेंगे, पास में मारा है। ठीक है, अब इसका जो बी है जो कि प्लस है, वो इसके नेगेटिव से अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा BaSO4। तो फिर Cl को भी गुस्सा आएगा कि ठीक है जब तुम SO4 के पास चले ही गए हो तो मैं भी Na के पास चला जाता हूँ भाई, तो ये Na के पास चला जाता है ना। तो BaSO4 की व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो जब भी आप कभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ें तो वहां पे सॉल्ट के कलर पे भी एक बार फोकस कर लें। तो BaSO4 क्या है, व्हाइट पीपीटी बनती है, प्लस आपका NaCl बन गया। यहाँ पे एक और रिएक्शन मैंने यहाँ पे कोट कर दिया है, लेड नाइट्रेट और KI का। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट को जब आप घोलोगे और KI को आप सोल्यूशन बनाएंगे तो इन दोनों के सोल्यूशन को जब आप मिलाते हैं तो तुरंत आपको हल्दी जैसा कलर मिलेगा, पीला कलर मिल जाएगा, PbI2 लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो कई बार जादू भी दिखाते हैं, दो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन लेकर आएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो फटाक से क्या बनेगा, हल्दी जैसा स्वाद आ जाएगा, सॉरी हल्दी जैसा कलर आ जाएगा, स्वाद नहीं आएगा भाई, खा के नहीं देखना है, बिल्कुल खा लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो लेड आयोडाइड बात समझ में आ रहा है। तो जब लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन बनाएंगे और पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन बनाएंगे, दोनों को मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, PbI2, जिसका कलर क्या होता है बेटा, येलो प्रेसिपिटेट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, तो इस डेटा को आप याद रखना है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, लेड नाइट्रेट और KI पोटेशियम आयोडाइड क्या बनाता है, लेड आयोडाइड बनाता है, जिसका कलर क्या होता है, पीला होता है। लेड आयोडाइड PbI2 का कलर क्या है बेटा, येलो है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। रिडॉक्स क्या इसको समझते हैं। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है भाई ना, जैसे सिंपल बताऊं, C+O2 गिव्स CO2, क्या हो गया, है ना, ऑक्सीडेशन दिख रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया भाई। तो यानी कि हमें क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एडिशन ऑफ तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हम साथ में लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं। अच्छा यहां उल्टा लिख लो, रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में हो जाएगा आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको पढ़ना है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर किसी रिएक्शन में हो रहा हो तो वो रिडक्शन हो। ठीक है, या किसी स्पीसीज में से या किसी मॉलिक्यूल में से ओ निकाल दो तो हम कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहती है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहती है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, आपका रिडक्शन है बेटा। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन हो गया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आपका रिडक्शन। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे एग्जांपल मान लो Na है, यहाँ पे सोडियम है, -1 इलेक्ट्रॉन कर दो तो क्या हो जाएगा, Na+, है ना, यानी कि इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा तो वो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। जैसे मान लो किसी वजह से Cu पॉजिटिव से Cu2 पॉजिटिव बन जाए, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। या मान लो कहीं ऐसा हो Cu2 पॉजिटिव से कुछ हम 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे दें और हमें मिले Cu, ये क्या होगा, रिडक्शन।
तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन है। ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है, सॉरी हाँ, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है और ऑक्सीजन का निकलना भी आपका रिडक्शन कहलाता है। तो एक बार हल्का हल्का इसको पढ़ लेंगे, बेहतर समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल देखो, Cu + O2 गिव्स CO, या फिर CuO में से क्या किया हमने, ऑक्सीजन निकाल दिया, है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, इसके साथ O जुड़ा, ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो हमने यहाँ पे O क्या किया, निकाल दिया, हम क्या कह सकते हैं, रिड्यूस हो गया। कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। अच्छा मान लो ZnO है, C है ना, कार्बन के साथ रिएक्ट करा है, क्या मिला, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इस C का CO बन गया, यानी कि क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, इस ZnO में क्या हुआ है, ZnO में क्या हुआ है भाई, ठीक है, इस ZnO से O बाहर निकल गया, है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि ZnO का क्या हुआ है, रिडक्शन। ZnO के साथ क्या हो गया, बेचारे के साथ अत्याचार हुआ है, रिड्यूस कर दिया गया उसको मार मार के। पास में आ रहा है। तो देखो अब यहां पे ध्यान रखना कि जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ध्यान रखना, जो स्पीसीज रिड्यूस्ड हुई है वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगी। वो स्पीसीज क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगी। और जो चीज ऑक्सीडाइज हुई है बेटा, जो भी चीज ऑक्सीडाइज हुई है वो क्या कहलाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो, याद कर लो, पढ़ डालो। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, ओ यहां से निकल गया बेटा तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यहां पे ओ जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, इससे ओ निकला यानी कि इसका रिडक्शन, तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों, क्योंकि उसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, तभी तो रिड्यूस हुआ होगा। ठीक है, अच्छा ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब क्या है, इसने किसी और को रिड्यूस किया। खुद अगर ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को रिड्यूस किया होगा ना भाई। तो यानी कि ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, जिसमें वो हाफ मार्क्स में 4 चीज पूछता है, स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड, स्पीसीज रिड्यूस्ड, है ना, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको बताना होता है। वैसे यहाँ पे बताओ कैसे बताओगे, अगर मैं यहाँ पे 4 चीज पूछूं कि पहले पूछता हूं आपसे, मान लो ए स्पीसीज, है ना, पहली गलत, ठीक है, स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड। अगर इस रिएक्शन में पूछते तो क्या बताओगे, स्पीसीज ऑक्सीडाइज कौन सी, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, तो हम कहेंगे कार्बन। कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन, है ना, ये कार्बन ऑक्साइड हुआ। कोई पूछे कि स्पीसीज रिड्यूस्ड, स्पीसीज रिड्यूस्ड, तो रिड्यूस कौन हुआ यहां पर, कौन रिड्यूस हुआ भाई, यहां पर ZnO। ZnO क्या हुआ है यहां पर, रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, कौन रिड्यूस हुआ है, ZnO। अब अगर कोई पूछ ले कि स्पीसीज रिड्यूस हो गया, स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो गया, कोई पूछ ले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई पूछ ले बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कोई आपसे पूछ ले रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, क्या आंसर आएगा, रिड्यूसिंग। यही 4 चीज जनरली आपसे पूछा जाएगा वहां पे। हो सकता है कि क्वेश्चन आपको खुद दे दे, या फिर आपसे कहे कि क्वेश्चन लिखो और फिर बताओ। ठीक है, तो दोनों बातें हमें प्रिपेयर करना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है कार्बन को, जिंक ऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, ZnO। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, कार्बन। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन फॉर 10th लेवल। इसके आगे भी चीजें पढ़ेंगे, बट अभी 10th में इतना है। फिर यू आर मोस्ट वेलकम इन क्लास 11। जल्दी जल्दी से फटाफट पढ़ के 10th पास करके बेटा PCM में आ जाओ या PCB में आ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री तो दो केस में पढ़ना, चाहे PCM लो चाहे PCB। ठीक है, खैर इफेक्ट्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्या क्या है ना। अगर हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की, या जनरली ये जो 2 एग्जांपल मैंने दिए जनरली ऑक्सीडेशन के हैं बेटा, तो कोरोजन ऑफ मेटल और एसिडिटी ऑफ फूड, है ना, ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ही है। डेली लाइफ में यही एग्जांपल है और यही आपके सिलेबस में तो मैं मेंशन किया। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन है कहीं ना कहीं, मतलब रिडॉक्स में भी ऑक्सीडेशन का मेजर हिस्सा यहाँ पर है। तो कोरोजन ऑफ मेटल, है ना, मेटल खराब होना, कोरोजन में क्या होता है, ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड मॉइस्चर, एयर एंड मॉइस्चर, है ना, ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है मेटल का। और जब कोरोजन आयरन की होगी तो रस्टिंग बोल देंगे भाई। बाकी किसी मेटल का कोरोजन कोरोजन है, और आयरन का क्या है, रस्टिंग। बस में आयरन थोड़ा स्पेशल हो गया भाई, है ना। तो डेंसिटी ऑफ फूड, डेंसिटी ऑफ फूड का मतलब क्या है,
है ना, फूड का स्पॉइल हो जाना, फाउल स्मेल देना। कई बार ऐसा होता है कि शाम को अगर कोई बहुत अच्छी सब्जी बनी है, लेकिन अगर हम उसको रेफ्रिजरेट करना भूल जाएं, फ्रिज में रखना भूल जाएं, तो क्या होगा, सुबह तक उसको मतलब शायद ही उसको गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं खा पाओगे, है ना, एक बहुत ही खराब सी स्मेल आने लगती है। तो दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, है ना, या ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड व्हिच रिजल्ट इन द फाउल स्मेल। तो ऐसे अपने हिसाब से भी लाइनें बना सकते हो, जरूर नहीं कि बुक की लैंग्वेज ही आप याद करो, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, रेंसिडिटी क्या है, ये है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन फाउल स्मेल, जो फिर जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही खराब सी स्मेल आती है और हम उसको फिर खाना नहीं खा पाते, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो क्रोजन बेसिकली क्या है, क्रोजन की अगर हमें लिखना हो तो हमें क्या लिख सकते हैं, क्रोजन क्या लिख सकते हैं, सिंपल लिख दो, ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड, भाई अपने मन से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारा बुक किस लिखेंगे, ठीक है। फिर जब क्रोजन आयरन का होगा बेटा, तो रस्टिंग ऑफ आयरन बोलेंगे। उसमें क्या, आयरन के साथ ऑक्सीजन और कुछ मॉलिक्यूल H2O के जुड़ रहे हैं, और क्या बन गया, रस्ट बन गया, है ना, ये रस्ट है ना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रस्ट। एक बार फॉर्मूला फॉर रस्ट पूछ सकता है आपसे, कॉपर का भी पूछेगा, अभी बताएंगे आगे, है ना। वहां पे कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड एक साथ मिल जाता है। तो Fe2O3.XH2 किसका फॉर्मूला हो गया, रस्ट का हो गया बेटा, ठीक है। रस्ट का फॉर्मूला बिल्कुल बिल्कुल याद कर ले, दिमाग में भर ले, क्योंकि ये 1 मार्कर में आ सकता है, ठीक है, ये 1 मार्कर में ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है आपको क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्रोजन इन कॉपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो, है ना। कॉपर जो है हवा में पानी से, मॉइस्चर से, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ कुछ कुछ रिएक्ट करता है, और एक ग्रीन कलर का उस पर सब्सटेंस आ जाता है। तुमने कई बार देखा होगा जो घर में जो हम जल चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को, कई बार वो जो अंदर से कलश जो होता है, अंदर से हल्का उसमें हरापन आ जाता है, फिर मम्मी लोग उसको बहुत अच्छे से साफ कर करके फिर उसको जल चढ़ाते हैं उसमें ना। तो जो कॉपर का जो रस्टिंग है वो कुछ ग्रीन कलर का होता है, जिसमें CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला है। इसको याद कर लो बेटा, इसको याद कर लो, क्योंकि ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। 4 फॉर्मुलेस लिख देगा वहां पे, पूछ लेगा कि कौन सा वाला है, तो फिर तो दिमागी चक्कर आ जाएगा जब 4 फॉर्मुले देखोगे एक जैसे। तो CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये कोरोजन इन कॉपर है। अच्छा, कोरोजन इन सिल्वर में कैसे देखेंगे, तो Ag2S बन जाता है ना, सिल्वर सल्फाइड बनता है, काले कलर का होता है, काला काला सिल्वर। सिल्वर में थोड़ा सा कालापन है, जो सिल्वर की ज्वेलरी होती है वो धीरे धीरे काली हो जाती है ना। तो वो कैसे हो जाती है काली, क्योंकि वो एयर में H2S से रिएक्ट कर लेता है और कालापन उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में क्या है, हम कैसे कैसे अपने मेटल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग है, ग्रीसिंग है, गैल्वेनाइजेशन है ना, गैल्वेनाइजेशन है भैया। अब कोई पूछेगा गैल्वेनाइजेशन क्या होता है भैया, बताओ बताओ। तो जिंक की कोटिंग कर देते हैं मेटल्स पे। कोई पूछेगा जिंक की कोटिंग, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, है ना, तो वो आराम से उस पर उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी आराम से, ठीक है। तो ये सब बातें गैल्वेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। अब आगे है भैया आपका रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है, वही वाली बात आप थोड़ी देर पहले हमने लिख ही लिया था, है ना। क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड, ठीक है, विच रिजल्ट्स फाउल, ना लिख दोगे बेटा, बड़े आराम से नंबर मिल जाएगा। तो अब रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करें, कैसे प्रिवेंट करोगे, है ना। तो आपने देखा होगा भाई, जितने हमारे चिप्स के पैकेट आते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, मुझे लगता है सिर्फ नाइट्रोजन ही भरा होता है, चिप्स तो थोड़ी सी निकलती है भाई, बड़ी दिक्कत है। और तो नाइट्रोजन, ठीक है, तो हम वहां पे फूड को हम रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर लो भाई, रेफ्रिजरेशन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बोलो भाई, अपने मन से भी सोच सकते हैं यार, सारा कुछ बुक से लेकर थोड़े पढ़ोगे, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं फूड, है ना, एट लो टेम्परेचर, रेफ्रिजरेशन एट लो टेम्परेचर, है ना, ये नहीं कि फ्रिज में से रख दिया और बटन नहीं ऑन किया तो बड़ी दिक्कत है, ऐसा नहीं करना। तो रेफ्रिजरेशन हो गया बेटा। अब है ना, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, एंटीऑक्सीडेंट्स। अब वो कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ो तो उसमें देखो 2 एंटीऑक्सीडेंट का नाम दिया जाता है 10th लेवल पे, एक BHA है, एक BHT है ना, BHA और BHT। BHA और BHT क्या है, BHA और BHT क्या होता है,
तो BHA है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है।